जो सैटर्न नेपच्यून का कंजक्शन है वो जल त्रासदी लाएगा और सुनामी लाएगा, भूकंप ला सकता है और बाढ़ आ सकती है और समुद्र के किनारे जो शहर हैं उनके ऊपर खतरे की काफ़ी संभावना दिखाई देती है। मगर हम बिल्कुल पिन पॉइंट नहीं कर सकते। हमें ये दिख रहा है कि या तो कोई आपदा आएगी या फिर कोई वॉर लग सकती है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते। तो कुंभ राशि वाले जितने भी जातक हैं उन लोगों को जो है अब दान पुण्य करना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। और कुंभ राशि हमारी 10th हाउस में पड़ रही है हिंदुस्तान के, और इसमें जो है शासक वर्ग है उनके लिए बहुत खतरा है। नमस्कार माता जी, नमस्कार जी। कैसे हो आप? बढ़िया। आज हम डिस्कस कर रहे हैं करंट इवेंट्स के बारे में, जो करंट अभी ट्रांजिट चल रहा है। खास करके अभी 17 तारीख को जो हमारा सूर्य ग्रहण लगा था, आगे चंद्र ग्रहण भी लगेगा और फिर मार्स और राहु का कंजंक्शन भी होगा। तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? मार्स हम जानते हैं कि कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो मूविंग प्लैनेट है, करीब 1.5 महीना एक राशि में रहता है। तो कंजंक्शन जो है मार्स और राहु का तो हर करीब 18 महीने या 15 महीने में होता है। तो क्या इसकी इम्पोर्टेंस है कि इस कंजंक्शन में कुछ क्या खास है? जो 17 फरवरी का था वो हिंदुस्तान में दृश्य नहीं था, मगर 3 मार्च वाला जो चंद्र ग्रहण है वो हिंदुस्तान में दिखाई देगा। 17th ऑफ फरवरी को जो हमारा लगा था वो इंडिया से नहीं था, और जो 3rd ऑफ मार्च को लगेगा जो चंद्र ग्रहण है वो इंडिया से विजिबल होगा। जी हाँ, वो विज़िबल होगा। और उसमें जो है मंगल का जो आपने पूछा है कि मार्स और राहु का क्या कंजंक्शन है। मार्स धनिष्ठा नक्षत्र में है और ये जो एक्वेरियस राशि में आएगा, जहाँ की पहले ही राहु बैठा हुआ 3 मार्च को आ जाएगा। और 14 मार्च को सुबह के टाइम इन दोनों का कंजंक्शन होगा। दोनों ही राहु के नक्षत्र में होंगे। राहु, राहु के नक्षत्र में होगा और मंगल भी राहु के नक्षत्र में आ जाएगा। तो राहु को डबल पावर मिल जाएगी। इससे हमें क्या देखने को मिलेगा? क्या इसके मतलब रिगार्ड्स में कोई प्रिकॉशंस है जो लोगों को लेने चाहिए? क्या उनकी पर्सनली लाइफ को इफ़ेक्ट करेगा या बड़े लेवल पे देश को, दुनिया को किस वे में इफ़ेक्ट करेगा ये? अभी ये देखा जाए जो सूर्य ग्रहण के टाइम सैटर्न, केतु और मार्स नमांश में एक ही राशि में है, जो कि बहुत ही बुरा साइन माना जाता है। सैटर्न भी हो, केतु भी हो और मार्स भी हो, तो ये मस्ट बताते हैं कि लड़ाई तो अवश्य 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 होगी। आप कह रहे हैं कि अभी रिसेंट टाइम में ही इसी 1 महीने के अंदर कहीं न कहीं लड़ाई होने के चांसेस हैं। बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि सैटर्न केतु आ जाए और मंगल ना आए तो भी कुछ बचाव हो जाता है। सैटर्न मार्स और केतु ना आए तो भी बचाव हो सकता है, मगर अब तीनों ही नवांश कुंडली में सैटर्न सैटर्न भी, केतु भी और मंगल भी, लियो राशि में इनका निवास बनता है, वहाँ इकट्ठे बैठे हुए हैं। एग्ज़ैक्ट डेट आप क्या कहना चाहेंगे कि ये 3 मार्च के बाद लड़ाई होगी? हाँ, 3 मार्च के बाद। और 14 क्योंकि तब तक जो ट्रंप टाइम दे रहा है ईरान को कि हमने 10 दिन का टाइम दिया, 5 दिन का आगे टाइम दिया, वो इसी वजह से बढ़ा रहे हैं क्योंकि प्लैनेट जो हैं वो अभी लाइन में तो नहीं है। स्पेसिफिकली भी आप जो लड़ाई कह रहे हैं वो ईरान और यूएसए की ही आपको दिख रही है, या फिर आप करंट इवेंट्स को देखते हुए कह रहे हैं कि इन्हीं की ज़्यादा लाइकली है? ये जब भी आए हैं, ये तभी ऐसा करते हैं। सैटर्न और नेपच्यून बहुत स्लो चलते हैं और इनका कंजंक्शन भी 12 नंबर की राशि में 20 फरवरी को हो गया है। ये हम 21 फरवरी को बना रहे हैं वीडियो, तब तक 20 फरवरी को इन दोनों का कंजंक्शन भी हुआ है और ये वाटरी साइन में है। तो ये सारी प्लैनेट जब इकट्ठे होके सेट होते हैं, तभी कोई बड़ी इवेंट होती है। क्या ये जो इवेंट होगा ये हमें श्योर है कि यही इवेंट होगा या कोई और अनएक्सपेक्टेड इवेंट भी हो सकता है? क्या ये यूएसए और ईरान की ही लड़ाई दिख रही है? नहीं, नेचुरल डिज़ास्टर भी बहुत दिखाई दे रहा है। ख़ास करके वाटरी साइन में सैटर्न और नेपच्यून का कंजंक्शन हुआ, जो 36 साल के बाद होता है। पहले 1953 में हुआ था, फिर 1989 हुआ था, अब 2026 में हो रहा है। तो क्या उस टाइम पे भी जब ये हुआ था तब भी कोई बड़ा इवेंट ऐसा हुआ जी था? हाँ, ऐसे इवेंट्स हुए हैं और ये अभी भी यही शो करता है कि जब मार्स और राहु का कंजंक्शन होगा और ऊपर से सैटर्न और नेपच्यून का कंजंक्शन होगा, तो ये कोई अच्छे साइन सिम्पटम नहीं है सारी दुनिया के लिए। मगर हम बिल्कुल पिन पॉइंट नहीं कर सकते। हमें ये दिख रहा है कि या तो कोई आपदा आएगी या फिर कोई वॉर लग सकती है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते। नहीं, ये दोनों ही होंगी। आपदा अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। यानी कि पूरी दुनिया में आपदा भी आने के चांसेस हैं और ये भी प्रॉब्लम, दोनों ही चीज़ें होने के चांसेस हैं। बिल्कुल। और ये कुछ टाइम के बाद जो मंगल है, राहु के से निकल के जाएगा,
तो ये जाके सैटर्न के साथ मिल जाएगा, वहाँ नेपच्यून भी होगा। तो इस तरीके से आर्थिक परेशानियाँ तो जो सैटर्न, मार्स और राहु के कारण होगी ही होगी, और लड़ाइयाँ लगेंगी, और आर्थिक परेशानियों के साथ-साथ इकॉनमी भी स्लो डाउन होगी। मगर जो सैटर्न नेपच्यून का कंजंक्शन है, वो जल त्रासदी लाएगा, और सुनामी लाएगा, भूकंप ला सकता है, और बाढ़ आ सकती है। और इस समुद्र के किनारे जो शहर हैं, उनके ऊपर खतरे की काफ़ी संभावना दिखाई देती है। एक व्यूअर हमारे ऐसे भी है जो हर वीडियो पे यही पूछते हैं कि क्या भूकंप आएगा? क्या कोई ऐसी सुनामी आने वाली है? तो उनको ये फाइनली इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। और मेरा जानना ये मैं चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है कि 3 मार्च के बाद शुरू होंगी, पर ये खतरा कब तक है? अप्रैल में भी है, जून में भी है, कब तक है ये खतरा, कब तक लगातार रहेगा? ये 23 फरवरी 2026 से लेकर 2 अप्रैल 2026 तक तो है ही है। मगर ये आगे भी जुलाई तक आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि मंगल जब सैटर्न के पास जाएगा, तो ये कम नहीं होगा। तो लगातार ही 3 मार्च से लेके अगस्त तक ही ये खतरा बना रहेगा वॉर का भी, और कहीं न कहीं वाटर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उस चीज़ का भी बना रहेगा। इसमें भूकंप भी हम कहेंगे या सिर्फ़ वाटर से रिलेटेड है? नेचुरल कैलामिटीज़ में भूकंप भी बीच में ही आते हैं। तो नेचुरल कैलामिटी में सब कुछ ही सिर्फ़ वाटर से रिलेटेड नहीं, कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, तो ये लगातार ही कुछ ऐसा टाइम रहेगा जिसमें अनस्टेबिलिटी रह सकती है दुनिया में। क्या इसका लोगों की लाइफ पे कोई पर्सनल भी इफ़ेक्ट पड़ेगा? क्या किसी को पर्सनली भी कोई स्पेसिफिक राशि को ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए? क्या कोई ऐसा उपाय लोगों को करना चाहिए कि वो अपने घर पे करें, या फिर ये सिर्फ़ नेशनल लेवल पे, बड़े लेवल पे इफ़ेक्ट ये डालेगा? कुंभ राशि में आ रहा है, तो कुंभ राशि वाले जितने भी जातक हैं, उन लोगों को जो है अब दान पुण्य करना चाहिए, और भगवान का नाम लेना चाहिए। और कुंभ राशि हमारी 10th हाउस में पड़ती है हिंदुस्तान के, और इसमें जो है शासक वर्ग है, उनके लिए बहुत खतरा है। तो इंडियन गवर्नमेंट को भी इसका मतलब है कि दिक्कत आ सकती है। इंडियन गवर्नमेंट से ज़्यादा जो हायर पोस्ट पे लोग बैठे हैं, उनके उनके जान को खतरा होने के चांसेज़ हैं। हायर पोस्ट यानी कि ब्यूरोक्रेसी, या हायर पोस्ट मतलब जो हायर पोस्ट पे नेता लोग हैं? नेता लोग। तो नेता लोगों को भी इस टाइम पीरियड में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आज न्यूज़ भी आई थी कि रेड फोर्ट और हर जगह हाई अलर्ट है, क्योंकि खतरे है कि कुछ अटैक हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। जो ख़ास करके हवाई जहाज़ की यात्रा को अवॉइड करना चाहिए, चाहे प्राइम मिनिस्टर पीएम नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, या दूसरे भी नेता जो हैं, उनको जितना हो सके हवाई जहाज़ से यात्रा कम से कम करनी चाहिए। चलिए, उनके तो अपने खुद के एस्ट्रोलॉजर होंगे, वो अपने आप ही अपना ध्यान रखेंगे। मगर आम जनता में जो कुंभ राशि के लोग हैं, उनको थोड़ा स्पेशल ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो अपनी सेहत का ज़्यादा ध्यान रखें, वो अपना थोड़ा उपाय भी करें, और थोड़ा अपना ट्रैवलिंग का भी ध्यान रखें। बाकी राशियों के लिए उतना इफ़ेक्ट शायद ना पड़े, पर जो कुंभ राशि के हैं, उनके लिए आपने बताया कि उनको थोड़ा ध्यान रखना है। जनरली बताया जाता है कि जैसे दान पुण्य करना चाहिए जब एक बारी एक्लिप्स खत्म हो जाए। जब आपका ग्रहण खत्म हो जाता है तो दान पुण्य करना चाहिए। क्या वो 3 मार्च के लिए भी वैलिड रहेगा? बिल्कुल, वो हमेशा ही वैलिड रहता है। भगवान का जितना नाम लें और जितनी प्रार्थना कर सकें और दान पुण्य कर सकें, उतना ही उत्तम है। तो 3 मार्च को भी जब ग्रहण एक बारी खत्म होगा उसके बाद हमें दान पुण्य करना चाहिए। और ये टाइम कब तक है? कब से लेके कब तक ग्रहण रहेगा 3 मार्च को? ये तो जी दोपहर के 3 बज के 20 मिनट से 6 बज के 47 मिनट तक रहेगा। और सुबह का टाइम तो नहीं दिखेगा, दोपहर में नहीं दिखेगा, मगर जब अस्त होने लगेगा, तब उस टाइम करीब-करीब दिखेगा सब जगह पे हिंदुस्तान में। तो ये हमारा ग्रहण जो है उसके बाद जो 6 बजे के बाद शाम के, उसके बाद या उससे पहले भी दान पुण्य जो है कर सकते हैं। जी हाँ। और इसके अलावा जो हमारा कंजंक्शन होना है उसकी पर्टिकुलर डेट क्या है, जो आपने बताया कि मार्स जो है वो राहु के साथ आ 14 जाएगा? मार्च 2026 को मार्स राहु के साथ कंजक्ट होगा। कंजंक्शन का मतलब होता है सेम ही डिग्री पे आ जाना, सेम नक्षत्र में और सेम सब लॉर्ड में। और इसको हम अंगारक योग कहते हैं। जब मार्स और राहु किसी राशि में भी इकट्ठे होते हैं, तो उसको अंगारक योग कहा जाता है। मार्स फायरी प्लैनेट है, और एक्वेरियस जो राशि है वो हवा की राशि है। तो ये उसको ज़्यादा आगे बढ़ाती है, मार्स की गर्मी को। तो इसलिए इनके इसमें जो नेता लोग हैं, इनके दिमाग की गर्मी में हो सकता है कि कुछ ऐसे डिसीज़न ले लें, जो आगे जाके अच्छे ना रहें। उनके डिसीजन मेकिंग पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, हो सकता है कि कुछ ऐसे डिसीजन लें, जिसकी वजह से आगे वॉर की या कोई और प्रॉब्लम आ जाए। तो जो लोग स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए भी थोड़ा उन्हें
अवेयर रहना चाहिए कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से रखें, क्योंकि अगर वॉर आती है या फिर कोई आपदा भी आती है तो स्टॉक मार्केट के गिरने के चांसेस भी बनते हैं। तो उस चीज़ पे भी मैं व्यूअर्स को कहूँगा कि वो थोड़ा उस चीज़ में भी ध्यान रखें। इसके अलावा आप इसके बारे में या कोई और ट्रांज़िट के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें देना चाहेंगे? मैंने अभी कहा था सैटर्न नेपच्यून 36 साल के बाद एक राशि में इकट्ठे होते हैं। 1953 में ये इकट्ठे थे विर्गो राशि में, और उसके बाद जो है 89 में फिर इकट्ठे हुए, और अब ये 2026 में 20 फरवरी को इकट्ठे हुए। इकट्ठे क्या, कंजक्शन हुआ है दोनों का इकट्ठे होना। कंजंक्शन मतलब सेम नक्षत्र में सेम सेम नक्षत्र, डिग्री पे। राशि सेम डिग्री पे। तो ये बहुत सारा प्रॉब्लम लाते हैं। साथ में ईस्ट चाइना सी में, साउथ चाइना सी में और सी ऑफ जापान, इन सारे जो है समुद्र के किनारे पे आपदा बढ़ने की संभावना है, और हो सकता है चाइना भी कोई शरारत कर बैठे। जब आप आपदा कह रहे हैं, वो नेचुरल भी हो सकती है और जैसे आपने कहा कि चाइना कुछ कर दे, तो हो सकता है कि वॉर साइड में भी हो। आपदा में मैं दोनों को मान के चलूँ। जी हाँ, बिल्कुल। वृहत वृहत संहिता में कहा है कि जब मार्स और राहु इकट्ठे होते हैं कुंभ राशि में, तो आकाश से विपत्ति आती है। अब आकाश से विपत्ति को आप ये सोच सकते हैं कि बहुत तेज बरसात हो जाए, बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, कुछ इस तरीके का भी। आकाश से मिसाइलें भी आ सकती हैं। हाँ जी, सैटेलाइट और मिसाइलों का भी खतरा है कि सैटेलाइट का कोई डिस्ट्रॉय कर दे, तो उससे भी प्रॉब्लम है। और इसके साथ ही काला अमृत ने कहा है, युद्ध, एसेंशियल वस्तु की कमी, फ़ियर ऑफ वेपन और फेक न्यूज़, मिसअंडरस्टैंडिंग, डाटा की चोरी, साइबर अटैक, ये सब कुछ होने के चांसेस होते हैं। बेसिकली राहु के जितने भी सिग्निफिकेशंस हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ये सारी इसमें भी प्रॉब्लम आने के चांसेस हो सकते हैं। कुंभ राशि में जो है ग्लोबल नेटवर्क को खतरा करता है ये कंजंक्शन। तो इसलिए थोड़ा-सा सरकारों को भी केयरफुल रहना चाहिए, और संबंधित लोगों को भी इस बारे में काफ़ी सोच-विचार के आगे एक्शन लेना चाहिए। क्या इस चीज़ को अवॉइड नहीं किया जा सकता? जैसे हर चीज़ एस्ट्रोलॉजी में एक प्रोबेबिलिटी है। लोग अपना फ्यूचर जो है थोड़ा-थोड़ा चेंज कर सकते हैं। क्या इन चीज़ों को अवॉइड नहीं करा जा सकता? जब इतने सीवियर कंजंक्शन होते हैं, तब हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते, बल्कि अगर लोगों को पता हो, नेताओं को भी, तो वो अपने टेम्परामेंट को थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि वो कुछ दिन निकल जाएँ तो उसके बाद लड़ाई-झगड़ा कम हो जाता है। आपके एक्सपीरियंस में इसको आप कहेंगे कि बहुत मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये चीज़ें होंगी। जी हाँ, इसको बिल्कुल। अवॉइड करना काफ़ी मुश्किल होगा। ईगो ईगो क्लैश कर जाती है लीडर्स की, और बाकी सब कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन ऐसे बन जाते हैं कि इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। वो इनकी ईगो जब क्लैश करती है तो वो बहुत सारी डिज़ास्टर लाते हैं। सारी चीज़ों को कंबाइन करके देखा जाए, जो हमने इज़राइल का भी हॉरोस्कोप स्टडी करा है, ईरान का भी करा है, यूएसए का भी हमने थोड़ा बहुत देखा है, डोनाल्ड ट्रम्प का भी देखा है, तो सारी चीज़ें पॉइंट आउट तो यही कर रही है कि मिडल ईस्टर्न रीजन में कुछ इंस्टेबिलिटी आने वाली है। हाँ, ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है, अमेरिका भी उसको टाइम दे रहा है ताकि अगर कुछ हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। मगर अगर एक पार्टी बिल्कुल ना झुके, तो दूसरे की ईगो आ जाती है आगे। ईरान ने आज भी सैंक्शन अवॉइड करने के लिए अपना ऑयल टैंकर भी भेजा है, जिसमें पाकिस्तान और बाकियों ने परचेजिंग भी करी है इलीगली। हो सकता है इसी किसी कारण से लड़ाई शुरू हो जाए। लड़ाई को तो एक चिंगारी की ज़रूरत है। सूखे भूसा तैयार है, उसके ऊपर एक चिंगारी लगी तो उसी टाइम लड़ाई शुरू हो जाएगी। अभी मेरी उम्मीद है कि लोग उसी हिसाब से अपनी भी तैयारी रखेंगे, मेंटली भी प्रिपेयर्ड रहेंगे, क्योंकि जो चीज़ अवॉइड नहीं करी जा सकती है, उसमें सब लोग अपने आप को मेंटली तो एटलीस्ट प्रिपेयर्ड रखें। बिल्कुल अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना चाहिए, और शेयर मार्केट में कम से कम निवेश करना चाहिए, क्योंकि खतरा उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जितना अपने आप को प्रोटेक्टेड, अपनी फैमिली को प्रोटेक्टेड रखें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है माता जी, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे और आगे भी ऐसे ट्रांज़िट के ऊपर वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।